अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज। शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज के इस यूट्यूब मंच पे आज मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। इस्तकबाल है इस वीडियो में आप सभी का। आखिर तक बने रहिएगा ताकि आप पूरे सब्जेक्ट को समझ सके, पूरी बात को समझ सके और पूरी बात को जान करके समाज में उस बात के प्रति अवेयरनेस लाने की कोशिश कर सके, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े, जिसकी वजह से आज के वक्त में बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही है समाज में। न सिर्फ मुस्लिम समाज में बल्कि हर एक समाज में इस चीज़ का असर हो रहा है और हर एक समाज में ये चीज़ हो रही है। तो आज हम जिस बात पर, जिस मौजू पे आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं और आपके सामने जो तफसीलात रखने जा रहे हैं वो तफसीलात है तलाक के ताल्लुक से। तलाक आज के वक्त में बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसी को रोकने की कोशिश है, जिस कोशिश में हमारा चैनल और हम काम कर रहे हैं और हमारे साथ और भी लीगल प्रैक्टिशनर्स जुड़ रहे हैं और वो भी आपके सामने अपनी अपनी ओपिनियन रखने जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जो है कि जो लीगल प्रैक्टिशनर्स के ज़रिए से आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है, ये समाज में फैलाना अब आपकी अपनी जिम्मेदारी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलाक को रोकने के काम किए जा सके। इसीलिए हमने इस शो का नाम रखा है आओ रोको तलाक को। यानी हमारी दावत है आपको कि आप भी हमारे साथ आए और लीगल प्रैक्टिशनर्स भी हमारे साथ आए। हम सब मिलके अपने समाज में तलाक के जो नुकसानात हैं उससे अवेयर हो और अवेयर होकर तलाकों को रोकने की कोशिश करें। तो आज इस सीरीज़ में, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट शबाना खान। एडवोकेट शबाना खान नागपुर के फैमिली कोर्ट, लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रैक्टिशनर्स है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 14 सालों से आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लीगल सर्विसेज जो है वो लोगों को दे रहे हैं और लीगल सर्विसेज के जरिए से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है उनकी। तो आइए इस्तकबाल करते हैं एडवोकेट शबाना खान मैम का। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमारे इस आओ रोको तलाकों के मिशन का हिस्सा बनी आप और आओ रोको तलाकों के साथ जुड़ के आप अपने नॉलेज से लोगों में एक बेदारी पैदा करने के लिए हमारे साथ आए हैं। उसके लिए हम अपनी तरफ से और हमारे ऑडियंस की तरफ से, दोनों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं अपना वैल्यूएबल टाइम दूंगी और मेरी जो भी अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूंगी। उसके लिए मेरी खुशनसीबी है कि ये कॉज के लिए आपने मुझे यहाँ पर दावत दी है। तो दोस्तों, ये जो मोमेंट है ये हर किसी का मोमेंट है, हर किसी को इसका हिस्सा बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हमारे घर में या हमारे आसपास या हमारे खानदान के अतराफ में नहीं हो रहा है तो हम इसे नज़रअंदाज कर दें, बल्कि कोशिश करें कि जहाँ हो रहा है वहाँ तक पहुँचे और पहुँच के अपने तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट लेने की कोशिश करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे चैनल के माध्यम से वीडियोस की तो उनको भी उन्हें दिखाएं और काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हमारे साथ जो लीगल लोग जुड़ रहे हैं वो भी है तो काउंसलिंग के लिए हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। तो क्या मैडम आप भी इस कॉज में हमारे साथ काउंसलिंग का हिस्सा बनेंगे? जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हामी भरी और आपने अपना कंसर्न दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपकी एक छोटी सी जर्नी बताइए, ये लीगल प्रैक्टिस की जर्नी आपकी कैसी रही इन 14 सालों की? ये 14 सालों की जर्नी तो थोड़ी डिफिकल्ट थी क्योंकि कैसे मैं जिस प्रोफेशन में आई हूँ तो मेरे फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। नेपोटिज्म नहीं था। यस एग्जैक्टली। तो मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। ऑफ कोर्स जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपका अगर डेडिकेशन हो और आप हार्ड वर्किंग हो तो आप लोग कैसे भी हो, सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, आप अपना काबिलियत दिखाकर, आपका टैलेंट दिखाकर आप अपनी जगह किसी भी प्रोफेशन में बना सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल कास्ट एंड रिलीजन। ये मेरा मानना है और ये मेरा खुद का विश्वास भी है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। बहुत अच्छी बात। तो चलिए, ये आपकी जो जर्नी रही है जिसको आपने अभी हमारे सामने रखा और हमारे दर्शक भी उस आपकी जर्नी से रूबरू हुए। अभी इसी कड़ी में हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हमारा टॉपिक है आओ रोको तलाक को। इस शो का नाम ही हमने इसीलिए रखा है कि हम आप सबको दावत दे रहे हैं कि आप सब मिलके हमारे साथ आए और हर एक तलाक को रोकने की कोशिश करें। बहुत ही ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस ख़राब है और तलाक हो रहा है तो फिर बात अलग है, लेकिन 80% तलाकों को हम रोक सकते हैं, हमें ऐसा लगता है। बस आपके साथ की ज़रूरत है। तो आप और हमारे साथ हमारी लीगल टीम जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, हम हिंदुस्तान भर के लॉयरों को दरख्वास्त करते हैं कि वो भी हमारे इस चैनल का हिस्सा बने, वो भी अपनी अपनी है तो नॉलेज हमारे चैनल पे आके शेयर करें। तो मैम, हम सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहिए, तलाक होता क्या है?
देखिए मेरे हिसाब से जो है एक मुस्लिम मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जी। ठीक है, जिसमें जब ये शादी जो होती है ये दो लोगों के बीच में होती है। जी। जब दो लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन जब उसको निभा नहीं पाते और उनके सामने सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि बस एक छत के नीचे रहना मुश्किल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो तलाक की तरफ जाते हैं। तो अब शरीयत के हिसाब से वो जो है तलाक ले लेते हैं और दो लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पेपर पे साइन करके या ओरली बोल के तलाक प्रोनाउंस करके वो दो लोग पूरी तरह से एक दूसरे की कंपनी से विड्रॉ हो जाते हैं लीगली, इसको बोलते हैं तलाक। तो ये जो विड्रॉ होते हैं ये इमोशनली भी विड्रॉ होते हैं, ये सेपरेशन जो होता है ये इमोशनली भी होता है, फाइनेंशियली भी होता है, सोशली भी होता है, फिजिकली भी होता है, मेंटली भी होता है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा बना हुआ रहता है इस रिश्ते में? नहीं, जब एक बार आपका तलाक हो गया तो आपका एक दूसरे के साथ में सारे ही ताल्लुक खत्म हो जाते हैं। लीगली देख लिए आप, उसका उन पे राइट्स देख लीजिए, हर तरफ से आपका कोई भी राइट्स नहीं रहता है। हाँ, अगर आप डिवोर्स लेने के बाद में लेकिन कुछ ऐसे लॉज बने हुए हैं जो कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे हैं तो मेंटेनेंस का प्रावधान है उसके लिए, वो आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एज फार एज पर्सन टू पर्सन इज कंसर्न, हस्बैंड वर्सेस वाइफ इज कंसर्न, आपके जो सोशल, इमोशनल, फिजिकल, ये सारे रिलेशनशिप जो है कंप्लीटली स्टॉप्ड हो जाते हैं। यानी एक हस्बैंड से एक वाइफ का रिश्ता जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो जैसा अभी आपने बताया मैम कि ये सारी चीजों से सेपरेशन हो जाता है, तो जब ये सेपरेशन ही हो जाता है तो फिर ये मेंटेनेंस का प्रावधान क्या है? देखिए, सेपरेशन जो होता है वो हस्बैंड वाइफ का होता है, लेकिन हमारा कानून भी ये बोलता है और शरीयत भी ये बोलता है कि अगर आपने एक औरत को तलाक दिया है तो आपको उसको 2 साल तक आपकी खुद की हैसियत के हिसाब से उसको मेंटेन करना है, ये हमारा शरीयत बोलता है। और आपको उसको इद्दत खर्च देना है और आपके जो बच्चे हैं उसको मेंटेनेंस देना है। लेकिन क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में और हम सिटीजन हैं इंडिया के, तो कुछ जो कानून जो इंडिया में बने हैं वो हमारे मुसलमान भी उसका फायदा उठा सकते हैं। और सीआरपीसी के 125 जो मेंटेनेंस एक्ट है, अभी 144 हो गया है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है मेंटेनेंस की पिटीशन डाल सकते हैं। हम आपसे दोबारा से रिपीट करवाना चाहेंगे कि सीआरपीसी 125 अभी क्या हो गया है? वो सेक्शन 144 तो अब वो सीआरपीसी खत्म होके क्या बन गया? बीएनएस एक्ट हो गया। बीएनएस एक्ट हो गया। अब वो क्या क्या हो गई धारा? वो 144 हो गई है। अच्छा, ये दर्शकों, ये सब टेक्निकल टर्म भी आप लोगों के लिए ही पूछी जाती है और आप लोगों के लिए ही बताई जाती है ताकि आप लोगों को इससे अवेयर किया जा सके। इन धाराओं में क्या होता है, ये सेक्शंस क्या करते हैं, सेक्शंस के प्रावधान में कितनी आपके पास में लिबर्टी है, कितनी फैसिलिटीज है या कितने राइट्स आपको मिलते हैं, इस सब चीज पर भी हम लोग अलग अलग शोज में अलग अलग लॉयर्स के साथ चर्चा करते हैं। तो आज हम हैं एडवोकेट शबाना खान मैम के साथ में और हमारे स्टूडियो में आज ये बात हो रही है आओ रोको तलाकों के मिशन के तहत। तो हम मैम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेंटेनेंस का प्रावधान जो है क्या ये मैंडेटरी प्रावधान है, यानी कंपलसरी ही है, हर किसी को मिलना ही है? यस, वो हर किसी को नहीं, ये डिपेंड करता है केस टू केस, इसमें रिलीजन का कोई बैरियर नहीं है। अच्छा। ठीक है, इसमें कैसा है कि उसमें अभी बहुत सारी चीजें, काफी सारे सर्कमस्टांसेस ये डिसाइड करते हैं, जज डिसाइड करते हैं। आपको अभी क्या करना है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपको आपका एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों ही पार्टीज को देना पड़ता है कि आप इनकम कितनी है, आप कितना खर्च करते हैं, आपकी लायबिलिटी कितनी है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है क्या, बच्चे हैं क्या, बच्चों की एज क्या है, और हस्बैंड के नाम पे क्या एसेट्स है, वाइफ के नाम पे क्या एसेट्स है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड्स क्या है, ये सारी चीजों को देखते हुए क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस जो होता है वो कोर्ट डिसाइड करता है। मतलब ये हुआ कि जैसा ये नॉर्मली एक डाइवोर्स के टाइम में कहा जाता है कि भाई आप है तो केस फाइल कर दो, फिर आपको है तो अच्छा बड़ा रकम मिलेंगी, अच्छी बड़ी है तो ये मिलेंगी, सामने में जेंट्स की हैसियत है या नहीं है उससे ज़्यादा है तो अक्सर लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है मेंटेनेंस के नाम पे। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे बहकावे में लोगों को जाना चाहिए या बचना चाहिए?
देखिए कैसा है कि मेंटेनेंस जो होता है ना, एक औरत का और उसके बच्चे का मेंटेनेंस जो होता है वो सिर्फ हस्बैंड की इनकम पे ही डिपेंड करता है। अच्छा। आप ये मत सोचिए कि अब उसके माता पिता के नाम पे क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या जायदाद है, जो भी एसेट्स या जो भी इनकम आपके हस्बैंड के नाम पे होगा, आपका मेंटेनेंस जो है उसकी अदर लायबिलिटीज को देखते हुए उसके बाद ही आपका मेंटेनेंस डिसाइड होता है। ये उसमें उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। हाँ, उसमें एक चीज और भी देखी जाती है कि लड़का कमाता कितना है, लेकिन अगर उसके ओल्ड एज पेरेंट्स भी हैं तो कोर्ट जो है ये भी कंसिडर करता है कि वो डिडक्शन भी करना पड़ता है, क्योंकि उसकी ये ड्यूटी है बीइंग अ सन कि अपने पेरेंट्स को, ओल्ड एज पेरेंट्स को मेंटेन करे, तो वो डिडक्शन करके ही कोर्ट कंसिडर करता है कि कितना मेंटेनेंस होना चाहिए। अच्छा, लास्ट कमेंट आप इस पर दे दीजिए हमें कि मेंटेनेंस के नाम पर सेपरेशन के लिए पहल करनी चाहिए या मेंटेनेंस के नाम पर सेपरेशन होने से बेहतर है कि मेंटेनेंस के आने वाली तकलीफों को समझ लेना चाहिए पहले। जैसे कि मैंने आपको सर बोला कि सिचुएशन ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। जी। ठीक है, अगर सिचुएशन आपकी उतनी वर्स्ट नहीं है तो आप तो लिटिगेशन में मत जाइए, मैं तो आपको एडवाइस नहीं करूंगी। क्योंकि कैसा रहता है सर, मेंटेनेंस आपका कोर्ट से हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए एक सेपरेट प्रोसीडिंग डालनी पड़ती है रिकवरी की। ठीक है, जब तक आप रिकवरी की प्रोसीडिंग डालेंगे नहीं तब तक आपका अमाउंट कोई खुशी से देता नहीं है। तो आप अगर ये साल आप लिटिगेशन में गए तो आप समझ लीजिए आपके आगे आने वाले 4 और 5 साल तो आपको कोर्ट की सीढ़ियां के चढ़नी है। ठीक है, तो आपको इतनी जल्दी रिलीफ नहीं मिलता है कोर्ट से, क्योंकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके बहुत सारे अपने खुद के उनके प्रावधान है कि उनकी प्रोसीडिंग के स्टेप्स होते हैं। आपको नोटिस जाएगा, उसका 30 डेज पीरियड है, सामने वाले का WS आएगा, उसके लिमिटेशंस है, फिर आपको इश्यूज फ्रेम होते हैं, फिर चीफ होता है, फिर उसके पहले इंटरिम मेंटेनेंस होगा, उसमें भी रिप्लाई आएगा। तो ये सब प्रोसीजर करते करते ही 1-1.5-2 साल तो आपका इंटरिम एप्लीकेशन डिसाइड होने में लग जाता है। फिर मैटर एविडेंस पे आता है, फिर चीफ होता है, फिर सामने वाला कभी डेट लेता है, कभी सामने वाला अवेलेबल नहीं है, सालों साल निकल जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आपकी उम्र मान लीजिए अगर आज 28 साल है तो फिर आप 35 साल के हो जाएंगे, यानी आपकी नेक्स्ट मैरिज के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। हाँ, वो वहां पे भी प्रॉब्लम्स आएगा। तो अगर वो चीजों पहले तो आप अवॉइड करिए कि भाई आप डिवोर्स के लिए मत सोचिए। डिवोर्स इज अ वर्स्ट, मतलब एक्सट्रीम स्टेप है, लास्ट स्टेप है डिवोर्स। अगर आपका आप समझ लीजिए कि सोच ही लिया कि अब इनके साथ नहीं रह सकते, कि हर एंगल से हमने कोशिश की लिया, पॉसिबल नहीं है, तो मेरा ऐसा बोलना है कि आपके शरीयत के हिसाब से आप मैटर को सॉल्व कर लीजिए। लिटिगेशन में आप जाएंगे तो ऑब्वियस है कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका एनर्जी भी वेस्ट होगी, और आपके जो है इमोशनली तो आप डिस्टर्ब रहेंगे ही इतने साल। वो क्वालिटी टाइम आप अपने करियर पे लगा सकती हैं लड़कियां, अपने बाकी सारी चीजें अच्छी कर सकती हैं, या फिर दूसरे कुछ अच्छे उनके रिश्ते होंगे वो भी हो सकते हैं, कुछ फ्यूचर उनका और बेहतर हो सकता है। इसलिए बेटर है कि फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, और अगर अनअवॉइडेबल सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस हैं तो आपको मैंने सारे रेमेडीज ऑलरेडी बता चुके हैं, लॉज आपके फेवर में है, तो यू कैन अवेल दैट रेमेडी। तो दोस्तों, लॉस तो बेशक फेवर में है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है वक्त, क्योंकि जिंदगी रुकती किसी के लिए नहीं है, जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती है, और जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उम्र वैसे वैसे ढलती है, और ढलती हुई उम्र के साथ में फिर जब रियलाइजेशन होता है अपनी गलतियों का, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, रास्ते बदल चुके होते हैं, जिंदगी के तरीके बदल चुके होते हैं। तो बेहतर है कि हमारी जो कोशिश है वक्त रहते ही रिश्तों को संभालो। आओ रोको तलाकों का मकसद ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअली अपने आप को रिजॉल्व करने की कोशिश करो। और मैं एक सजेशन हमेशा देता हूं और आपको इस वीडियो में भी देना चाहूँगा कि दीनियात की तालीमात लेना शुरू करो। अगर आप दीनियात से नज़दीक रहोगे तो फैमिली डिस्प्यूट से बचे रहोगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें हर चीज़ बता दी है। कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया है हमारे पास में, इस्लाम ने हर एक चीज़ बता दिया है, किस वक्त कैसे जीना है, किस वक्त कैसे नहीं जीना है, बीवी के साथ क्या हुकूक है, शौहर के क्या फ़राइज़ है, और बीवी को शौहर के लिए क्या हक मिले हैं, और बीवी को शौहर के लिए क्या फ़र्ज अदा करते हैं, सब कुछ बता दिया है, कंप्लीट है। और ये क़यामत तक के लिए कंप्लीट है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश की 4 किताबें पढ़ ली है तो दीनियात बदल जाएगा
या वो ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। जैसा कि मैम ने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जैसे जैसे आप है तो दुनिया की किताबों को देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये सब कुछ तो शरीयत ने हमको पहले से बताया हुआ है। शरीयत ने हमको ये सारी चीज़ें बताई है, जताई है और पता चल चुका है हमें पहले से ही। बस ज़रूरत है हमें जितना हम फोकस्ड है एकेडमिक एजुकेशन के तरफ में उतना ही फोकस हो जाए दीनियात के एजुकेशन के लिए। कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू करें, हदीसों को समझने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए, शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए। अगर आपने अभी तक कि इसको शेयर नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले अपने डेटाबेस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खुद भी देखिए, घर में भी सबको दिखाइए, क्योंकि ये हर एक के नॉलेज की चीज़ है। बड़े बूढ़े, लड़की लड़का सबके देखने की चीज़ है, सबको दिखाइए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।